नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। और ये सवाल हम सभी के जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो मुख्य मिशन है वो दौलत और ईमानदारी यानी वेल्थ और इंटेग्रिटी के बीच का तो दार्शनिक अंतर है ना, उसे समझना है। सही बात है। ये एक डीप डाइव है उस विषय पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है आज वो द प्राइस ऑफ अ पीसफुल स्लीप यानी एक सुकून भरी नींद की कीमत, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और इसका पूरा फोकस इसी बात पर है कि आखिर एक अच्छी नींद की कीमत पैसे की कीमत से कहीं ज्यादा क्यों होती है। वही तो देखिए, अक्सर समाज में सफलता को सीधे बैंक बैलेंस से तौला जाता है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सफल, ये आम धारणा है। हाँ, लेकिन आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि असली दौलत की परिभाषा शायद कुछ और ही है। ये एक बहुत ही शानदार विषय है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर भौतिक संपत्ति और आंतरिक शांति को एक ही तराजू पर तौलने की गलती कर बैठते हैं। एकदम सही कहा आपने। हम सभी को लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, ये पूरी चर्चा इस धारणा को चुनौती देती है कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। जब हम सत्यनिष्ठा या जिसे हम आम बोलचाल में ईमान कहते हैं, उसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो बिल्कुल प्राइसलेस है। बिल्कुल, ये इंसान को उन लोगों से भी ज्यादा अमीर बना देती है जिनके पास अथाह भौतिक दौलत है। तो इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी कहानी दी गई है। हाँ, रामू की कहानी। ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये कहानी रामू नाम के एक गरीब सफाई कर्मचारी की है। 1 मिनट के लिए इस दृश्य को दिमाग में उकेरिए। एक बरसात की सुबह है। रामू शहर की सड़कों पर अपनी रोजमर्रा की तरह कचरा साफ कर रहा है, ठंड और कीचड़ के बीच। वही तभी उसको कचरे के ढेर के पास एक गीला सा कागज मिलता है। वो उसे उठाता है, थोड़ा साफ करता है और जब वो देखता है कि वो क्या है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, क्योंकि वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो एक लॉटरी टिकट था। और उस पर जो इनाम था वो छोटी मोटी रकम नहीं थी। अरे पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला था उस पर। 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी रकम है जो रातों रात पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती है। बिल्कुल मिटा सकती है। जो इंसान अपनी आजीविका के लिए हर सुबह सड़क पर झाड़ू लगाता हो, उसके लिए ये रकम किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब इस तरह की स्थिति में जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो बहुत तेजी से काम करती है। दिमाग तुरंत सपने बुनने लगता है। सही कहा। जब अचानक से इतनी बड़ी दौलत का रास्ता साफ दिखता है ना, तो इंसान का दिमाग तुरंत उस भविष्य की कल्पना करने लगता है जो अब तक उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। और ठीक यही रामू के साथ भी हुआ। उस टिकट को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आना स्वाभाविक ही था। हाँ, उसके दिमाग में तुरंत वो सब सपने आकर लेने लगे जो किसी भी पिता या एक आम इंसान के मन में आते हैं। जैसे कि अपनी बेटी की शादी का सपना। वही उसने सोचा कि अब वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर पाएगा और अपने उस पुराने टूटे फूटे घर को एक पक्के नए घर में बदल सकेगा। ये सुनने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। अचानक मिलने वाले पैसे का आकर्षण किसी के भी मन में बेहतर जीवन की उम्मीद जगाता है। और जब वो बेहतर जीवन एक कागज के टुकड़े के रूप में सीधे आपके हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ना लगभग असंभव सा लगता है। असंभव ही लगता है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु है। वो आकर्षण केवल उन कागज के नोटों का नहीं था, तो और किस चीज का था? बल्कि उस पैसे से मिलने वाली सुरक्षा, सम्मान और समाज में एक नई पहचान का था। हमारे समाज में अक्सर इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसके घर से तय होती है। सही बात है, ये कड़वा सच है। हाँ, तो रामू के सामने अपनी उस गरीब वाली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देने का एक सीधा अवसर था। एकदम सीधा अवसर। पर असली कहानी तब शुरू होती है जब इस सुनहरे सपने और वास्तविकता के बीच एक बहुत गहरा नैतिक संकट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हाँ, कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। जब रामू उस टिकट को पलटकर देखता है तो उसके पीछे एक नाम और एक फोन नंबर लिखा हुआ था, जिसका मतलब बहुत साफ था कि वो टिकट रामू का नहीं था, वो किसी और का था जो शायद गलती से वहां गिर गया था।
और अब यहाँ रामू के सामने केवल 2 विकल्प नहीं थे, बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया थीं। पर देखिए, मुझे यहाँ एक सवाल उठाना है। जो लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी शायद ये आ रहा हो। हाँ, पूछिए। सड़क पर पड़ा हुआ कोई टिकट जिसे किसी ने अपनी लापरवाही से खो दिया हो और बारिश में वो गीला हो रहा हो, अगर वो रामू को मिला तो टेक्निकली तो वो रामू का ही हुआ ना? वही तो, जो चीज लावारिस पड़ी है उसे अपना लेने में कैसा नैतिक संकट, ये तो किस्मत है उसकी। ये तर्क अक्सर दिया जाता है और यही वो तर्क है जो इंसान का दिमाग खुद को सही साबित करने के लिए गढ़ता है। हाँ, जस्टिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो वो टिकट लावारिस नहीं था, क्योंकि उस पर किसी का नाम था। हाँ, ये बात तो है, नाम तो था। तो एक रास्ता रामू को सीधे भौतिक अमीरी की तरफ ले जा रहा था। ये वो दुनिया थी जहाँ उसकी बेटी की धूमधाम से शादी हो सकती थी, एक नया घर हो सकता था। लेकिन उस दुनिया की नींव, वही, उस दुनिया की नींव एक झूठ और किसी दूसरे के नुकसान पर टिकी होती, और दूसरा रास्ता उसे वापस उसी गरीबी में ढकेल रहा था जहाँ संघर्ष था। पर उस रास्ते पर उसकी मानसिक शांति महफूज रहती। सही। ये केवल पैसे और ईमानदारी के बीच का चुनाव नहीं था, ये इस बात का चुनाव था कि रामू खुद को अपनी ही नजरों में किस तरह देखना चाहता है। वाह, अपनी नजरों में खुद की कीमत, ये बात तो है। लेकिन सही काम करना केवल सोच लेने भर से नहीं हो जाता है, इसमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। बिल्कुल। रामू ने उस पते और फोन नंबर को ढूंढने के लिए पूरे 3 दिन लगा दिए। 3 दिन तक भूखे रहना? हाँ, भूखे रहना, कड़ी धूप में, चिलचिलाती गर्मी में शहर भर में भटकना। लेकिन उसने उस टिकट को भुनाने की कोशिश नहीं की। ये हिस्सा सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? सत्यनिष्ठा या ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसानी से मिल जाए। रामू का वो 3 दिन का संघर्ष ये साबित करता है कि ईमानदारी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का संघर्ष लगता है। ये 3 दिन का संघर्ष इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जब सत्यनिष्ठा का रास्ता चुना जाता है तो वो रास्ता अक्सर सबसे कठिन होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ दे। हाँ, रामू चाहता तो उन 3 दिनों में किसी भी पल हार मान सकता था। वो खुद को ये दिलासा दे सकता था कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंसान नहीं मिला, इसलिए अब ये मेरा है। या फिर ये बहाना कि मुझे इस पैसे की उस इंसान से ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग अपने फायदे के लिए इस तरह के बहाने बनाने में बहुत माहिर होता है। लेकिन रामू का बिना डिगे उस पते को ढूंढते रहना उसके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। उसकी नीयत साफ थी। ये दिखाता है कि उसकी प्राथमिकताएं कितनी स्पष्ट थीं। ईमानदारी निष्क्रिय यानी पैसिव नहीं होती, वो एक सक्रिय और अक्सर थका देने वाली प्रक्रिया होती है। और फिर आता है वो पल जिसका हर किसी को इंतजार होता है, एक क्लाइमैक्स। आखिरकार रामू को वो घर मिल ही जाता है। वो घर एक महिला का था जो अपना इतना बड़ा इनाम वाला टिकट खो जाने की वजह से बहुत दुखी और परेशान थी। जाहिर सी बात है, 1 करोड़ का टिकट खोया था। हाँ, रामू जब वो 1 करोड़ रुपए का टिकट उस महिला को लौटाता है तो वो महिला पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता। उसे यकीन नहीं होता कि आज के स्वार्थी जमाने में कोई एक गरीब इंसान 1 करोड़ रुपए वापस करने आ सकता है। ये आश्चर्य बिल्कुल स्वाभाविक है। आज की दुनिया में एक आम धारणा बन गई है कि हर इंसान की एक कीमत होती है। हाँ, बस वो कीमत सही होनी चाहिए। यही कहते हैं ना लोग। वही, उस महिला का आश्चर्य दरअसल हमारे समाज की उसी सोच का प्रतिबिंब है, जहां बिना स्वार्थ के किए गए काम अब दुर्लभ माने जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर किसी के पास मौका है तो वो फायदा जरूर उठाएगा। पर रामू ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सुनिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया ट्विस्ट आता है। उस महिला ने अपनी कृतज्ञता, अपना एहसान जताने के लिए तुरंत एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। उसने रामू से कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, इस इनाम का आधा पैसा यानी 50 लाख रुपए आपका है, प्लीज इसे लीजिए। 50 लाख रुपए। अब यहाँ रुककर इस बात पर गौर करना जरूरी है। 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख रुपए। ये रकम भी तो रामू के सारे सपने पूरे करने के लिए काफी थी। बिल्कुल काफी थी। बेटी की शादी, नया घर, सब हो जाता। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा कोई चोरी का या बेईमानी का नहीं था। ये ईमानदारी के लिए दिया गया एक वैध इनाम था, एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड।
यही वो सटीक क्षण है जहां ये कहानी एक साधारण नैतिक कथा से ऊपर उठकर एक बहुत ही गहरे दार्शनिक अध्ययन में बदल जाती है। रामू का इस प्रस्ताव पर जो जवाब था ना, वो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ। जब एक इंसान जो सड़क पर झाड़ू लगाता है वो 50 लाख रुपए जैसी विशाल और पूरी तरह से वैध रूप से पेश की गई रकम को ठुकरा देता है, तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उसके लिए दौलत की असली परिभाषा क्या है। सही बात है। पर देखिए, मुझे यहाँ एक बात खटकती है और मुझे लगता है किसी भी प्रैक्टिकल इंसान को खटकेगी। क्या बात? अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें, आम जिंदगी की, तो 50 लाख रुपए ठुकराना कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं हो गया? इम्प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, वो 50 लाख चोरी के तो थे नहीं, वो तो ईमानदारी का इनाम था। तो उसे लेने में क्या बुराई थी? क्या रामू ने अपने परिवार और अपनी बेटी के भविष्य के साथ नाइंसाफी नहीं की? ये एक तरह से देखा जाए तो उसने अपनी गरीबी को ही गले लगाए रखने का फैसला किया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही वो बिंदु है जो इस पूरी चर्चा को और गहरा बनाता है। इसे केवल एक आदर्शवादी बेवकूफी मान लेना बड़ा आसान है। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे। लेकिन हमें रामू के मनोविज्ञान को समझना होगा। रामू ने उस महिला को जो जवाब दिया उसमें इसका रहस्य छिपा है। उसने क्या कहा था एग्जैक्ट? उसने कहा था, मैं पूरी जिंदगी गरीब रहा पर कभी चोर नहीं बना। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो मेरे पास अमीर बिस्तर तो होता, पर उस पर मुझे नींद कभी नहीं आती। मुझे आपका पैसा नहीं, अपनी सुकून की नींद चाहिए। वाह, अमीर बिस्तर और सुकून की नींद, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल। बात सिर्फ ये नहीं थी कि पैसा वैध था या नहीं, बात ये थी कि रामू के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में, वो पैसा उसकी मेहनत का नहीं था। उसकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो अपने पसीने की कमाई खाता है, भले वो 50 लाख रुपए इनाम के रूप में थे। लेकिन रामू के लिए वो एक ऐसा बोझ बन जाता जो उसे जीवन भर याद दिलाता रहता कि उसकी अमीरी किसी और की मेहरबानी या किस्मत के खेल का नतीजा है। सही कहा। वो अमीर बिस्तर शरीर को आराम तो दे सकता है, लेकिन अगर अंतरात्मा पर जरा सा भी बोझ हो तो वो बिस्तर भी कांटों जैसा लगने लगता है। कांटों जैसा? रामू की सत्यनिष्ठा एक ऐसी विशेष दौलत है जो भौतिक रूप से बहुत अमीर लोगों के लिए भी केवल पैसे से खरीदना पूरी तरह से असंभव है। यानी रामू के पास वो संपत्ति है जो शायद दुनिया के कई अरबपतियों के पास भी नहीं होती। एक स्पष्ट और साफ अंतरात्मा, क्लियर कॉन्शियंस। जबकि असली अमीरी वो है जो मन को शांत रख सके। रामू को वो 5.5 लाख रुपए का इनाम भी इसलिए भारी लग रहा था क्योंकि बिना मेहनत का वो पैसा उसकी उस सुकून की नींद को छीन सकता था। नींद अपने आप में क्या है? ये वो अवस्था है जहां इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है, वल्नरेबल होता है। हाँ। अगर दिमाग में उथल पुथल है तो इंसान कभी गहरी नींद में नहीं जा सकता। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। क्या हम अपनी शांति को भौतिक लाभ के लिए दांव पर लगा सकते हैं? रामू की कहानी ये साबित करती है कि ईमानदारी सिर्फ एक किताबी आदर्श नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति है, एक संपत्ति है। ये वो संपत्ति है जो इंसान को डर, अपराध बोध और चिंता से मुक्त रखती है। जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कोई अपराध बोध नहीं है, जिसे ये डर नहीं है कि कोई उसका सच पकड़ लेगा, वही मानसिक रूप से सबसे सुरक्षित और सबसे अमीर व्यक्ति है। अब यहाँ से ना चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। रामू की बात सुनने में भले ही एक पुरानी आदर्शवादी मॉरल स्टोरी लगे, लेकिन अगर हम इसे आज के आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में रखकर देखें तो क्या हालात बिल्कुल वैसे ही नहीं है? आज के जो हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें भी तो हर दिन ऐसे ही फैसलों से गुजरना पड़ता है। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो रामू की ये कहानी मॉडर्न कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक सीधा आईना है। एकदम सीधा आईना। आज की इस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस दुनिया में बड़े अधिकारियों और सीईओज पर अक्सर अपनी कंपनियों के लिए जल्द से जल्द मुनाफा कमाने का भारी दबाव होता है। उन्हें हर क्वार्टर में, हर तिमाही में अपने निवेशकों और शेयर होल्डर्स को बेहतर नतीजे दिखाने होते हैं। और इसी मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में कई बार वे शॉर्टकट्स अपनाने या अपनी सत्यानिष्ठा से समझौता करने के प्रलोभन में आ जाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई टेक्निकल कमी है, लेकिन उसे सुधारने में 6 महीने लगेंगे। अब अधिकारी सोचता है कि अगर इसे अभी बाजार में नहीं उतारा तो इस तिमाही का टारगेट पूरा नहीं होगा और उसका करोड़ों का बोनस रुक जाएगा। या फिर एक और उदाहरण लीजिए, किसी फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे के लिए पर्यावरण के नियमों को थोड़ा दरकिनार कर देना
ताकि प्रोजेक्ट जल्दी और सस्ते में पूरा हो जाए। सही कहा। ये ऐसे फैसले हैं जो उस अधिकारी को एक बड़ा बोनस, प्रमोशन या स्टॉक ऑप्शंस तो दिला सकते हैं। यानी उन्हें उनका अमीर बिस्तर तो मिल जाता है, लेकिन क्या उन्हें नींद आती है? यहीं पर रामू की कहानी का असली महत्व समझ आता है। कॉर्पोरेट लीडर्स को भी हर रोज अपनी टेबल पर इसी तरह के फैसले लेने होते हैं। जब कोई अधिकारी गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट पास करता है या आंकड़ों में हेराफेरी करता है, तो उसे रातों की नींद गंवानी पड़ती है। उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई ऑडिटर गलती पकड़ लेगा, या कोई कर्मचारी विसल ब्लोअर बन जाएगा, या कोई मीडिया रिपोर्ट उनका भंडाफोड़ कर देगी। वो करोड़ों के बंगले में रहता है, सबसे महंगे गद्दे पर सोता है, लेकिन वो सुकून की नींद नहीं सो पाता। उसे ये चुनना होता है कि उसे अल्पावधि लाभ यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और बोनस के रूप में वो अमीर बिस्तर चाहिए, या फिर दीर्घकालिक ब्रांड वैल्यू यानी लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, ग्राहकों का भरोसा और व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में सुकून की नींद चाहिए। और ये सिर्फ पकड़े जाने के डर की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बोझ है। जब कोई कंपनी अपनी सत्यानिष्ठा से समझौता करती है, तो वो कुछ समय के लिए भले ही बाजार पर राज कर ले, लेकिन लंबी अवधि में उसे अपनी साख खोने का डर हमेशा सताता रहता है। और व्यापार में भरोसा एक बार टूट जाए तो उससे वापस पाना लगभग असंभव होता है। एकदम सही। ये विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत नैतिकता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की बात है। चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली हो, ईमानदारी का मूल्य हमेशा सर्वोपरि रहता है। हम किसी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे, पर एथिक्स तो बिजनेस का कोर है। बिल्कुल। जब एक अधिकारी अपनी कंपनी के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति और सबसे बढ़कर अपने खुद के ज़मीर के प्रति ईमानदार होता है, तो वो एक ऐसी नींव बनाता है जिसे कोई भी बाजार का उतार चढ़ाव, कोई भी आर्थिक मंदी नहीं हिला सकती। सत्यानिष्ठा एक मजबूत बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये केवल कोई नैतिक उपदेश नहीं है। सही बात है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि व्यवसाय में हर स्तर पर, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बोर्डरूम में बैठे चेयरमैन तक, हर किसी के पास जिंदगी में कभी ना कभी अपना एक लॉटरी का टिकट जरूर आता है। एक टेम्पटेशन आती है, कोई ऐसा मौका जहां बेईमानी करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता हो और शायद किसी को कभी पता भी ना चले, लेकिन उस पल में लिया गया फैसला ही ये तय करता है कि भविष्य में उस इंसान की नींद कैसी होगी। और जो व्यवसाय सत्यनिष्ठा पर आधारित होते हैं, वे न केवल संकट के समय में टिके रहते हैं, बल्कि समाज में उनका सम्मान भी कहीं ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स भी लंबे समय में उन्हीं कंपनियों पर भरोसा करते हैं जिनका नेतृत्व पारदर्शी और ईमानदार हो। रामू का वो फैसला केवल सड़क पर सफाई करने वाले एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये एक नेतृत्व का सबक है, लीडरशिप लेसन है। चरित्र की असली परीक्षा तब नहीं होती जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो, तो कब होती है? बल्कि चरित्र की मजबूती उस वक्त पहचानी जाती है जब कोई आपको ना देख रहा हो और आपके पास गलत काम करके फायदा उठाने का पूरा मौका हो। उस एकांत के पल में जो चुना जाता है, वही इंसान की असली कीमत तय करता है। वाह! तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए, सभी पॉइंट्स को डिस्टिल किया जाए, तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि नींद की कीमत अंततः पैसे की कीमत को हमेशा हरा देती है। हमेशा। कहानी भले ही एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से आती हो, लेकिन इसका संदेश पूरी तरह से सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर इंसान के लिए। हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी पद पर हो, इस सच से अछूता नहीं है। भौतिक धन हमें सुविधाएं दे सकता है, हमारे जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकता है, लेकिन वो कभी भी वो आंतरिक संतोष नहीं दे सकता जो एक स्पष्ट अंतरात्मा से आता है। क्लियर कॉन्शियंस की कोई कीमत नहीं है। आत्मा मूल्यांकन ही वो कुंजी है। सफलता की परिभाषा को केवल धन से हटाकर शांति और सत्यनिष्ठा की ओर मोड़ना ही सही मायने में जीवन को सफल बनाना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि अनैतिक तरीके से कमाया गया धन वास्तव में एक कर्ज है जो हमारी मानसिक शांति की कीमत पर चुकाना पड़ता है, तब हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हम सभी को अपने रोजमर्रा के जीवन में ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम छोटी छोटी सफलताओं, ऑफिस की राजनीति में आगे निकलने के लिए या अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए कहीं अपनी उस सुकून की नींद का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। ये एक लंबा सौदा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अंत में जब इंसान रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है तो उसका बैंक बैलेंस उसे लोरी नहीं सुनाता। सही बात है। दिन भर की गई मेहनत, ईमानदारी और एक साफ अंतरात्मा ही इंसान को एक गहरी और मीठी नींद दे सकती है।
ये एक बहुत ही गहरा सच है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए जीवन उतना ही सरल और शांत हो जाता है। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना बहुत जरूरी लगता है जो शायद इस स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन ये आज की इस पूरी बातचीत से ही स्वाभाविक रूप से निकल कर आता है। कौन सा विचार? इस बात पर विचार करना दिलचस्प है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां इंसान का फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर उसकी आर्थिक हैसियत और समाज में उसकी जगह तय करता है, जरा सोचिए अगर भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आ जाए जो बैंक अकाउंट के बैलेंस की तरह ही इंसान के ईमान या सत्यनिष्ठा का भी एक क्रेडिट स्कोर दिखाने लगे। बाप रे, इंटेग्रिटी का क्रेडिट स्कोर? हाँ, एक ऐसा स्कोर जिसे हर कोई देख सके। तो क्या तब भी दुनिया के सबसे अमीर माने जाने वाले लोग सच में सबसे अमीर कहलाएंगे? ये तो पूरे हायरार्की पलट देगा। वही, या फिर समाज में सफलता, रसूख और दौलत की पूरी परिभाषा ही रातों रात बदल जाएगी? क्या तब रामू जैसे लोग समाज के सबसे शक्तिशाली लोग नहीं बन जाएंगे? ये सच में हिला देने वाला ख्याल है। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक बहुत ही बड़ा और गहरा विषय है। आप खुद इस पर विचार कीजिएगा।